धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हर तरफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में प्रवीण तोगड़िया का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो प्रवीण तोगड़िया को लाया गया है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में और उनसे बयान दिलवाया गया है ट्रिपल तलाक को लेकर। उन्होंने कहा जब ट्रिपल तलाक को लेकर पार्लियामेंट से, संसद से कानून बनाया जा सकता है तो संसद से मथुरा और काशी के लिए कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता। अब सत्ता में भाजपा बैठी है, उसको ये काम करना चाहिए। तो अब सोचिए कहाँ प्रवीण तोगड़िया अब तक पड़े हुए थे, कहाँ उनका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आया तो उनको भी एक्टिव कर दिया गया है। बता दें आपको, ये विश्व हिंदू परिषद के नेता हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनको विश्व हिंदू परिषद से बाहर निकाल दिया क्योंकि उनकी नरेंद्र मोदी से नहीं बन रही थी और ये बेहोशी की हालत में एक पार्क में भी पड़े मिले थे। इन्होंने आरोप लगाया था कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। तो ये प्रवीण तोगड़िया काफ़ी टाइम से गायब थे और आजकल ये एक संगठन बना के घूम रहे हैं जिसका इन्होंने नाम रख रखा है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। तो ये पहुंच गए यहाँ जौनपुर में और इन्होंने यहाँ पे हिंदू रक्षा निधि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया और उस मौके पर ये बयान दिया कि भैया जब ट्रिपल तलाक के लिए कानून बना सकते हो, यानी कि जब मुस्लिम महिलाओं को तलाक से निजात दिलाने के लिए मोदी सरकार, जो एक हिंदू सरकार है, वो कानून बना सकती है, तो क्या वो काशी में और मथुरा में मंदिर बनाने के लिए कानून नहीं बना सकती है क्या? लेकिन सवाल ये कि इसी टाइम प्रवीण तोगड़िया की उत्तर प्रदेश में एंट्री और ट्रिपल तलाक को लेकर सवाल उठाना और काशी और मथुरा की बात करना कोई संयोग तो नहीं है। अगली खबर और देख लीजिए। यह खबर हमारे पास सहारनपुर से आई है। सहारनपुर की भौगोलिक स्थिति को पहले जान लीजिए। सहारनपुर मुजफ्फरनगर जिले से सटा हुआ है और मुजफ्फरनगर वही जिला है जहां 2013 में दंगे हुए थे, जिसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी वहां से लगातार अपनी राजनीतिक फसल काटती आ रही है और उसे लग रहा है 2022 में भी वो अपनी राजनीतिक फसल काट सकती है। तो तरह तरह की चीज़ें जब क्रिएट की जा रही हैं पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर, तो सहारनपुर मुजफ्फरनगर को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो सहारनपुर में डीजे को लेकर विवाद हो गया और उसके बाद हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ गए। पुलिस मौके पर पहुंची, लाठियां भांज के उनको वहां से हटाया और 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। क्या है कहानी वो जान लीजिए। सहारनपुर जिला है और यहाँ का गागा लेडी एक इलाका है और वहाँ का एक गांव है बालेली गांव। बालेली गांव में एक मुस्लिम शख्स है, उसका शादी समारोह चल रहा है और शादी समारोह से पहली रात को जो मंडा होता है वो चल रहा है। वहाँ पे डीजे बज रहा है। जब डीजे बज रहा है तो बताया जा रहा है नशे में धुत हिंदू समाज के 4 लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो नाचने लग जाते हैं। कुछ वहाँ पे हुड़दंग पराग करने लग जाते हैं, जिसका विरोध करते हैं तो वो भिड़ जाते हैं। इसके बाद बीच बचाव करके लोग उनको वहाँ से भेज देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपने और साथियों के साथ वहाँ पे आ धमकते हैं और फिर वहाँ शुरू हो जाता है लठबाजी का सिलसिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, लाठीचार्ज करके दोनों को पक्षों को वहां से खदेड़ती है और दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लेती है। अभी वहां तनावपूर्ण स्थिति है, आप समझ सकते हैं। बेवजह डीजे किसी का बज रहा है और उस डीजे पे जाके वहां बेवजह इस तरीके से डांस करना, ये क्या संयोग है या प्रयोग है? अगली तस्वीर और देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से बाहर की चीज़ों की। तो मध्य प्रदेश से खबर हमारे सामने आ रही है। मध्य प्रदेश आप जानते ही हैं, जिसे कहा जाता है कि आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। हालांकि सबसे बड़ी प्रयोगशाला तो गुजरात की है जहां 2002 के दंगे हुए थे, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश को भी आरएसएस की बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है। यहीं के ग्वालियर से वो हथियार चला था जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या 1948 में की गई थी और यहीं पे नाथुराम गोडसे का मंदिर बनाने की बात की जाती है, उसका पुस्तकालय बनाने की बात की जाती है और न जाने क्या क्या बनाने की बात की जाती है। तो यहीं से ये खबर हमारे पास आ रही है कि पुलिस की डिक्शनरी में जो 350 शब्द हैं, अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, जिनको कह सकते हैं कि वो उर्दू और फारसी के अल्फाज हैं, उनको हटाया जाएगा और उनके जगह पर हिंदी के शब्दों को शामिल कराया जाएगा। ये खबर उभर के कैसे सामने आई वो जान लीजिए। एक मीटिंग कर रहे थे यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो खुद को मामा कहते हैं, कहलवाते हैं, जो भी कह सकते हैं आप। वो मीटिंग कर रहे थे कलेक्टर और एसपी की। कलेक्टर एसपी की मीटिंग के दौरान उन्होंने एक गुमशुदगी के मामले के बारे में पूछ लिया तो एसपी ने कहा कि साहब अभी वो मामला दस्तयाब नहीं है, मतलब वो शख्स मिल नहीं पाया है। इस तरीके से करके उन्होंने कहा। इस पर जो है शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्या होता है दस्तयाब, ये तो मुगल काल का शब्द है, हटाओ इसको। और इसके बाद अब जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जो मुख्यमंत्री बनने के इंतजार में बैठे हैं कि कब शिवराज सिंह को हटाएं और खुद मुख्यमंत्री बन जाएं और इनको मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साध ले। अब जानते ही हैं नरोत्तम मिश्रा कानपुर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि भैया उर्दू फारसी के जितने भी अल्फाज हैं, करीब 350 अल्फाज हैं, जो 1861 में जब आईपीसी और सीआरपीसी तैयार की गई थी तो उस वक्त शामिल किए गए थे अंग्रेज़ों के ज़रिए, क्योंकि उस वक्त इन ज़बानों का खूब इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि आज भी आम जबान में इन शब्दों का खूब इस्तेमाल किया जाता है।
उन्हें हटाने का आदेश दिया गया। तो ये भी कोई संयोग तो नहीं है। 18 साल से सत्ता में बैठे हो शिवराज जी, क्या आपको पहले से शब्द नहीं दिखाई दे रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं ने इस ओर इशारा भी किया है। क्या क्या है वो अल्फाज? जैसे इस्तगासा डाल दीजिए, जैसे मुकदमा तरमीम हो गया, यानी कि संशोधन हो गया, उसके अंदर संशोधित हो गया। इसके अलावा आलाए कत्ल, यानी कि हत्या करने का जो औजार है वो हो गया। इसके अलावा मुद्दई, यानी कि जो पीड़ित है, विक्टिम है, वो मुद्दई। ये तमाम अल्फाज ऐसे हैं, करीब 350 अल्फाज इनको निकालने की बात कही जा रही है। बता दें, इससे पहले दिल्ली में और कई प्रदेशों में भी इस तरीके के अल्फाजों को निकालने की कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान ही क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगली तस्वीर और देख लीजिए, कौन कौन भाषणवीर बन रहा है, अब आप जान लेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं दो नेताओं को लेकर। एक हैं मोदी सरकार की मंत्री, खुद को साध्वी कहती हैं। अब साध्वी कहती हैं तो किस तरीके की भाषा बोलती हैं आप लोगों को खुद देखना चाहिए। नाम है निरंजना ज्योति। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव अपने आप को जो है वंशज बताते हैं कृष्ण का, तो उन्हें मथुरा में मंदिर बनवाना चाहिए, और हम लोग तो विरोध भी नहीं करेंगे उनका। उनकी जबानी सुन लीजिए। नहीं, पहले वो माफी मांगे ना कार सेवकों पर जो गोलियां चलवाई, और यहाँ तक कहा था कि मुझे इससे ज्यादा गोलियां मरवाना पड़ता तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं। तो मैंने अपने बाप की करतूत को माफी तो मांगी। वो तो जाने का औचित्य क्या भाई, तुम्हारा अधिकार क्या है? वो तो श्री कृष्ण को अपना वंशज बताते हैं। श्री कृष्ण को अखिलेश अपना वंशज बताते हैं। अरे वंशज है तो फिर आइए मथुरा में भव्य मंदिर बनवाइए। 2000 पूरा संत राजनीति नहीं, हमारी पार्टी और पूरा संत समाज आए तो बनवाए। हमने एक जगह आंदोलन करके कोर्ट में मुकदमा लड़के गोलियां खा के आज वो मंदिर बन रहा है। हम तुम्हें गाली नहीं देंगे, तुम्हें कुछ बोलेंगे नहीं। आइए मथुरा में आइए, मंदिर का पहल करिए। केजरीवाल हो, अखिलेश हो, जो भी है, मायावती के लोग भी, सतीश मिश्रा जाके वहाँ मंदिर में कहते मंदिर हम भी बनवाएंगे। जब भूल गए, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये मेरा नारा नहीं है, ये सपा बसपा जब मिली थी तब उनका नारा है। सुन लिया आपने, माहौल को कैसे बनाने की कोशिश की जा रही है, चुन चुन के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और कहां से कैसे चीजों को जोड़ा जा रहा है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। इसके अलावा ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई है। वो कल थे अंबेडकर नगर में। उन्होंने कहा, अब मैं अखिलेश को श्री अखिलेश नहीं कहता हूं, मैं अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। बता दें आपको, पिछले कुछ समय से केशव प्रसाद मौर्य को ज्यादा ही हीरो बनाया जा रहा है आदित्यनाथ योगी को साइड करके, क्योंकि बीजेपी को रिपोर्ट जो मिल रही है वो ये कि जमीन खिसक रही है और ओबीसी कम्युनिटी का वोट नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदित्यनाथ योगी सब कुछ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के जरिए मथुरा की बात कराई जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य के जरिए टोपी और लुंगी वाले गुंडों की, हथियारबंद गुंडों की बात कराई जा रही है, और केशव प्रसाद मौर्य के जरिए अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना बतवाया जा रहा है। ये कोई संयोग नहीं है। कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये शख्स हैं साक्षी महाराज, खुद को उन्नाव का सांसद बताते हैं। 2019 में इन्होंने कह दिया था कि 2024 में चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी इनका पत्ता काट रही थी, टिकट नहीं दे रही थी, इन्होंने हल्ला मचा के टिकट ले लिया। अब इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर एक बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुसलमान बताते हैं, मुसलमान नहीं है, उनके पूर्वज भी हिंदू थे, क्या वो अरब से आए हैं? इस तरीके से करके इन्होंने बयान दिया है। हालांकि ऐसे बयानों को देने के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन आप सोचिए कि इस वेशभूषा में साध्वी निरंजना ज्योति और ये तमाम लोग जो बयान दे रहे हैं, ये कोई संयोग नहीं है, ये सब चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये शख्स हैं हेमंतो बिस्वा शर्मा, हमेशा असमिया भाषा में बोलते हैं, असम के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, पिछले सरकार में भी शिक्षा मंत्री थे और सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे। उनको पछाड़ के इन्होंने सीएम की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है और पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन आज इनसे पूरा बड़ा कोई भगवा ब्रिगेड का नेता नहीं है। या तो आदित्यनाथ योगी पूरे देश में, या हेमंत बिस्वा शर्मा, या फिर उधर चले जाइए शिवराज सिंह चौहान। मतलब ऐसे ऐसे नेता पैदा किए जा रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी को एहसास दिलाया जा सके कि आप अकेले नहीं हो, आपके सामने ये विकल्प के तौर पर हमारे पास नेता हैं जो हम स्थानीय तौर पर पैदा कर रहे हैं। तो वो हेमंतो बिस्वा हिंदी में बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि कट्टरता के लिए कौन जिम्मेदार है। सुन लीजिए उनकी जबान। ये जो हमारा बीच में कट्टरता आया, ये कट्टरता आना किसने लाया? ये लेफ्ट और लिबरल लोगों ने लाया। फिर
कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए इसको आगे करते गया, देश विभाजन हुआ, लेकिन देश विभाजन से भी कोई फायदा नहीं हुआ। किसलिए? हर मुसलमान तो गया नहीं पाकिस्तान, हम जाएगा नहीं, यहां ही रुक गया। मतलब आज वर्ल्ड में बहुत सारा देश जिससे जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक बोलता है, उनसे ज्यादा। अब सोचिए, कट्टरता पे बयान दे रहे हैं ये वो लोग हैं जो टिकट भी नहीं देते हैं 2014 के बाद मुसलमानों को। आप जानते हैं ना, कभी भी कोई टिकट नहीं देते हैं, और रात दिन शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, रात दिन टोपी वाले लुंगी वालों की बात करते हैं। और यही हेमंत बिस्वा शर्मा अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम बस्ती पे किस तरीके से बुलडोजर चलवा रहे थे और अपने पुलिस वाले गुंडों से किस तरीके से, जो इनका भाई वहां पे एसपी था, उसके जरिए इन्होंने क्या तांडव वहां पे खिलवाया था। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि कट्टरता के लिए असल में कौन जिम्मेदार है। आप सोचिएगा, क्या कट्टरता के लिए वाकई में वो जिम्मेदार हैं, या ये लोग जिम्मेदार हैं? जब से आए हैं तब से कट्टरता बढ़ी है, ये आप खुद सोचिएगा। लेकिन सबसे अहम ये सोचिएगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदी में कहाँ बोल रहे हैं भैया, हिंदी में बयान क्यों दे रहे हैं, वो भी असमिया मुख्यमंत्री होने के बाद भी। ये कोई संयोग नहीं है, प्रयोग है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।